हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रिक्स के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कैसे निकालते हैं हम लोग एज पर आईएस कोड, उसके द्वारा हम लोग जानेंगे। पहले एक छोटा सा मैं हिस्ट्री आपको बता देता हूं। तो देख लीजिए, जो बर्न्ड क्ले ब्रिक्स का जो टेस्ट होता है ना, वो किस आईएस कोड के अनुसार होता है। वो होता है आपका आईएस कोड 3495 के हिसाब से। इसका 4 पार्ट है। इसमें आपको वो चारों के टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। क्या क्या टेस्ट देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो बर्न्ड क्ले ब्रिक्स का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगा इस आईएस कोड में पार्ट 1 में। पार्ट 2 में आपको मिलेगा वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। पार्ट 3 में आपको मिलता है एफ्लोरेसेंस टेस्ट और पार्ट 4 में आप वारपेस टेस्ट देख सकते हैं। एक एक करके सब बताएंगे, लेकिन आज के वीडियो में स्पेशली मैं जो कवर करने वाला हूं वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने वाले हैं बर्न्ड क्ले ब्रिक का। बर्न्ड क्ले ब्रिक मतलब जो लाल ईंट होती है जिसको जलाया जाता है, मिट्टी के अंदर में देखते हो ना, फर्नेस के अंदर में डाल के जिसको जलाया जाता है, उसी के बारे में आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देख लो, अगर आप आईएस कोड 1077 में जाओगे ना, इसमें भी बर्न्ड क्ले ब्रिक BCB लिखा हुआ, मतलब बर्न्ड क्ले ब्रिक का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। मतलब उसका साइज क्या होना चाहिए, उसका स्ट्रेंथ का क्लास क्या होगा। हम लोग जो फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक जो बोलते हैं ना, एक्चुअली मैं बता दूंगा आपको, कुछ फर्स्ट क्लास ब्रिक बोल के नहीं होता है, कुछ भी सेकंड क्लास थर्ड क्लास बोल के नहीं होता है। हम लोग क्या मानते हैं, जब भी आप आईएस कोड खोल के देखोगे, आईएस कोड 1077, तो उसमें ब्रिक का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है और उसमें देखिएगा क्लास मेंशन है। क्लास, और क्लास कैसे लिखा हुआ है देख लीजिए, ऐसे 3.5, 5, 7.5, 10, 12.5, 15, 17.5, 20, 25, 30, 35, इस तरीके से क्लास दिया हुआ है। ये क्लास का मतलब क्या है, ये क्लास दर्शाता है कि उस ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगा और उसका यूनिट कितना है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में। मान लीजिए कोई ब्रिक अगर 35 क्लास का है, यानी कि उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कितना है, 35 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया। ठीक है, इसी हिसाब से जो हम लोग बोलते हैं ना कि फर्स्ट क्लास ब्रिक क्या है, तो देखो मैं बताता हूं आपको। 10 के ऊपर का जितना भी पार्ट आता है, ये 10 से ऊपर का जितना भी ये पार्ट आ रहा है ना, इसी को हम लोग जो बातों बातों में कहते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक। हम लोग कैसे बोलते हैं, 10.5 को बोलते हैं ना फर्स्ट क्लास ब्रिक, यानी कि 10 से ज्यादा है। तो उससे नीचे को हम लोग सेकंड क्लास थर्ड क्लास वो सब बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली में टेक्निकल टर्म में कोई फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास ब्रिक नहीं होता है। समझ में आ गया। ये क्लासेस है, इससे हम लोग डिफाइन करते हैं कि जो ब्रिक है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है, 10.5, 12.5 या उससे ऊपर जो भी रहेगा वही उसका क्लास होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बर्न्ड क्ले ब्रिक। तो ये जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ये अलग अलग निकालना क्यों जरूरी है, तो देखिए ये सब का फैक्टर एक आता है कॉस्ट को लेकर। क्यों कॉस्ट को लेकर, क्योंकि देखिए जैसे जैसे उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है बढ़ेगा, उसको बनाने में आपका खर्च ज्यादा है। खर्च ज्यादा है मतलब उसका कॉस्ट ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि जितना ज्यादा मजबूत है उसको हम लोग उसी जगह पे लगाएंगे जहां उसकी जरूरत है। जहां मतलब ही नहीं है वहां पे हम ज्यादा पैसा लगाकर ज्यादा मजबूत वाला ईटा लगाएंगे। इसका क्या मतलब रह गया, बिना मतलब का पैसा खर्चा करना नहीं है हम लोग को। समझ में आ गया। इसलिए क्लास के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कौन से क्लास को कहां यूज कर रहे हैं। कम क्लास वाला अगर फिलिंग करना है, वहां पे हम लोग को ईटा तोड़ तोड़ के गोरा गोरा पीसीसी के टाइप में अगर कुछ करना है, बीएफएस अगर करना है, यानी कि ब्रिक फ्लैट सोलिंग करना है, तो वहां पे हम लोग फर्स्ट क्लास ब्रिक क्यों यूज करेंगे, कम खर्च वाला पैसा यूज करेंगे, कम खर्च वाला ब्रिक यूज करेंगे। समझ में आ गया, पैसा भी हमारा सेव होगा। तो वही बात है यहाँ पे, बेसिकली यही फंडा है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हुए, ये मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, थोड़ा बड़ा हो गया। तो पहले ही बता दूं वीडियो में बड़ा होने वाला है। जिसको बड़ा वीडियो पसंद नहीं है वो जा सकता है, लेकिन मेरा वीडियो थोड़ा एक्सेप्शनल होता है। मैं कोशिश करता हूं आपको थोड़ा नॉलेज देने की, तो वो नॉलेज आपको जरूर मिलेगा अगर वीडियो आप पूरा देखते हो तो, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपको बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ बर्न्ड क्ले ब्रिक एज पर आईएस कोड 3495। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोग से एक सवाल पूछा था। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन देख लीजिए, उसका जवाब मैं आपको बताता हूं। कि मान लीजिए यही पूरा चार्ट है, यही पूरा चार्ट है, और इस चार्ट की जगह अब जो रेट है यहाँ पे 8 की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। रेट आपको ब्रिकवर्क का ले लेना है अब 7 रुपया। ठीक है, 7 रुपया। और यहाँ पे जो सैंड का जो मैंने पर सेफ्टी रेट पकड़ा है 45 रुपया, ये आपका हो जा रहा है यहाँ पे 40 रुपया। ठीक है, 40 रुपया पर CFT, ये आपका सैंड है, और ये 7 रुपया पर ब्रिक।
ये ब्रिक का रेट हो गया। इस हिसाब से अगर आप करते हो तो आपको टोटल कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर कितना निकल के आता है वो आपको बताना है। तो ये जो रेट एनालिसिस से मैं सवाल पूछा था आप लोग का, इसका जो आंसर होगा वो होगा 6442 रुपीज पर क्यूबिक मीटर। जिन्होंने भी उस वीडियो पे जाकर जवाब दिया होगा, ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो आप लोग टैली कर लीजिएगा अपना। अब ये वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, इसमें भी मैं आपसे इसी वीडियो से मिला के एक क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं वीडियो के लास्ट में, जिसका कमेंट में आपको जाकर जवाब देना है। मैं अपने आने वाले वीडियो में उसका जवाब आप लोग को बता दूंगा। तो गाइस, मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। तो एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हम लोग को जानना है यहाँ पे apparatus कि क्या क्या apparatus लगेगा हमें बर्न्ड क्ले ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को निकालने के लिए। तो सबसे पहले है CTM यानी कि कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, ये आपको लैब में मिल जाएगी आराम से, ठीक है। ये हो गया आपका। और उसके बाद आपको प्लाई चाहिए होगा 3 mm थिकनेस का, 2 ठो, एक ब्रिक के ऊपर रखने के लिए, एक ब्रिक के नीचे रखने के लिए, ठीक है। इसका साइज कितना है तो देख लो, आपका जो ब्रिक है ना वो पूरा कवर हो जाना चाहिए, उस हिसाब से 2 आप ले लीजिएगा। तो ये 2 बेसिकली apparatus आपको लगता है। चलिए अब प्रोसीजर की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो प्रोसीजर में सबसे पहले आपको क्या करना है देख लीजिए। स्टेप 1 में टेक 5 नंबर्स ऑफ ब्रिक, ठीक है, टेक 5 नंबर्स ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। अब क्या करना है, जब ब्रिक ले लोगे आप तो उसको आपको क्या करना है, उसका अनइवननेस जो है वो आपको हटा देना है। मतलब एक कपड़ा ले लीजिए और पोंछ दीजिए, कहीं कोई पपड़ी उपड़ी वो सब लगा होगा ना हो, एकदम स्मूथ सरफेस उसका होना चाहिए। और देख लीजिए, बात मैं बता देता हूं, जो IS कोड है ना, उस IS कोड में ये 5 ही ब्रिक आपको लेना है, ऐसा कोई मापदंड नहीं है, कोई विधाता का ऐसा बोला हुआ चीज नहीं है कि आपको 5 ही ब्रिक लेना होगा, ठीक है। ये सब एक्चुअली लॉट पे डिपेंड करता है, और ये लॉट पे जो डिपेंड करता है ये दूसरे IS कोड में दिया गया है। तो समझाने के लिए मैं आप लोग को बता दूं, वो आप 5 ब्रिक यहां से ले सकते हो। कभी भी कोई भी टेस्ट आप करते हो, अगर वो 5000 का अगर आपका लॉट है तो कम से कम 10 ब्रिक आप लोग टेस्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, चलिए एग्जांपल के लिए हम लोग 5 ब्रिक्स लेते हैं और उसका अनइवननेस को हम लोग हटा देते हैं, जितना भी इस पर खरखर है, पपड़ी जमा है, उसको हटा दिए। ये मेरा स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। अब स्टेप 2 में क्या करना है, आपको उन ब्रिक्स को जिसका आप पूरा अनइवननेस जो है पूरा हटा दिए थे, पूरा एकदम स्मूथ कर दिए थे, उसको आपको रूम टेम्परेचर पे 24 घंटा के लिए क्यूरिंग करना है। मतलब रूम टेम्परेचर किसको हम लोग बोलते हैं, 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस है, उसमें 2 डिग्री ज्यादा या 2 डिग्री कम, उसको रूम टेम्परेचर एक्चुअली में कहा जाता है। ये जहां पे IS कोड में ये टेस्ट लिखा हुआ है ना, वहां पे ये टेम्परेचर मेंशन नहीं है, वहां पे आपको रूम टेम्परेचर लिखा जाएगा। लेकिन रूम टेम्परेचर किसको कहते हैं, ये मान लीजिए 27 डिग्री ± 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रूम टेम्परेचर मतलब क्या, ये मैं घर में हूं, इसमें जो नॉर्मल एक वातावरण है उसी में रखना है। ये नहीं कि आपको AC के अंदर डाल देना है, ठंडा के अंदर, वो नहीं करना है। या फिर ये कि आपको ओवन के अंदर डाल देना है, ज्यादा गर्म में भी नहीं रहेगा। रूम टेम्परेचर जिसमें आम इंसान रह सकता है, ये कहने का मतलब है। तो रूम टेम्परेचर पे आपको 24 घंटे के लिए उस 5 नंबर ऑफ ब्रिक्स को क्यूरिंग के लिए छोड़ देना है, पूरा सबमर्ज करके पानी के अंदर में। ये आपका स्टेप 2 खत्म हो गया, ठीक है। अब स्टेप 3 में क्या है देख लीजिए। आफ्टर 24 आवर्स, जब 24 आवर आपका बीत जाएगा, क्यूरिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा 24 घंटे का, तब आपको क्या करना है, उस ब्रिक्स को निकालना है, टेक सैंपल्स आउट। उसके बाद सोक सरप्लस मॉइस्चर विथ एब्जॉर्बेंट क्लॉथ, ठीक है। उस पानी को अच्छे से झाड़ दीजिएगा। झाड़ने के बाद एक एब्जॉर्बेंट क्लॉथ आता है, ठीक है, जिसको टेक्निकल टर्म में हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्बेंट क्लॉथ। को एक कपड़े से अच्छे से उस ईटा को पोंछ दीजिएगा, ताकि उसके ऊपर जितना मॉइस्चर लगा है, गीला पानी, वो निकल जाए। अब ब्रिक के अंदर में जो है वो तो रहेगा ही, लेकिन जो ऊपर का पानी है उसको कपड़े से अच्छे से आप पोंछ दीजिएगा, ठीक है, एब्जॉर्बेंट क्लॉथ की मदद से। और ये कब करना है, जब क्यूरिंग आपका 24 घंटे का कंप्लीट हो जाता है तब, ठीक है। ये स्टेप 3 कंप्लीट। अब स्टेप 4 में क्या करना है, स्टेप 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। अब आपको प्रिपेयर मोर्टार इन रेशियो 1:3। आपको अब मसाला बनाना है, सीमेंट मोर्टार बनाना है। सीमेंट मोर्टार की उसका रेशियो क्या होगा, 1:3, यानी कि 1 पार्ट आप सीमेंट लोगे और 3 पार्ट आप सैंड लोगे, ठीक है। 1 पार्ट आप सीमेंट लोगे, 3 पार्ट आप सैंड लोगे और उसमें पानी डाल के एक थिक मॉइस्चर बनाइएगा, एक थिक मोर्टार बनाइएगा। और उस मोर्टार को क्या करना है, जो फ्रॉग है ना, जो फ्रॉग है, आप लोग सोच रहे हो कि मोर्टार की क्या जरूरत है। अब जो ब्रिक होती है, जिसमें डिप्रेशन रहता है, देखिएगा डिप्रेशन रहता है ना ब्रिक में, जिसमें कंपनी का नाम वगैरह लिखा रहेगा, MKB ऐसा हो गया, या भारत ब्रिक्स, जो भारत लिखा रहता है, वो जो डिप्रेशन रहती है ब्रिक के अंदर में, उसको अच्छे से इस मोर्टार से फिलअप
अप करके एक लेवल में कर देना है। ऊपर खाबर नहीं होना चाहिए, ब्रिक पूरा एकदम सॉलिड होना चाहिए, ऊपर से वो डिप्रेशन नहीं होना चाहिए। अब बहुत सारी ब्रिक ऐसे ही आती है जिसमें वो फ्रॉग नहीं होता है, तो वहां पे आपको मोटर बनाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? लेकिन अगर डिप्रेशन है उसमें तो आपको मोटर बनाना पड़ेगा 1:3 के रेशियो में, और उस फ्रॉग को पूरा अच्छे से फिल कर देना होगा, उसमें कोई भी वॉइड ना रहे। समझ में आ गया? और उसको फिर छोड़ देना है। उसके बाद थोड़ी देर बाद, आधा घंटा बाद, ऐसे आपको क्या करना है, जूट का बैग लेना है। देखिए लिखा हुआ है, आफ्टर दैट स्टोर ऑल सैंपल्स अंडर डैम्प जूट बैग। कुछ जूट बैग लेना है, जो आप एशियन क्लॉथ वगैरह देखते नहीं हो, जो बोरा का रहता है, वो वाला बैग लेना। उसको पानी से भिगा देना। भिगाने के बाद उसके अंदर हो जाए या नीचे बिछाकर ईटा को रख के ऊपर से उससे ढक देना है। मतलब उससे अच्छे से आपको ढक देना है, ये बात कहने का मतलब है। तो उस डैम्प जूट बैग से आपको वो सारे सैंपल क्या करने हैं, वो कवर कर देना है। कितने देर के लिए? 24 घंटा के लिए, फॉर 24 आवर्स। तो देख लीजिए, आफ्टर दैट स्टोर ऑल सैंपल्स अंडर डैम्प जूट बैग फॉर 24 आवर्स। 24 घंटे के लिए आप डैम्प जूट बैग में उस सारे सैंपल्स को अंदर घुसा के रख दिए। ठीक है। अब 24 घंटे बाद आपको वो सारा सैंपल बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद आपको क्या करना है, उसको ले जाकर पानी में वापस से डाल देना है। कितनी देर के लिए? 72 घंटे के लिए। 72 घंटे का मतलब क्या होता है भैया? 3 दिन के लिए। ठीक है, 3 डेज के लिए आपको वापस से वो जो उसके ऊपर जो मोटर लगा हुआ था फ्रॉक के अंदर में, उसी सहित में पूरा ले जाकर आपको पानी के अंदर में इमर्स कर देना है, पूरा डुबा के रखना है 72 घंटे के लिए। अब 72 घंटे बाद आप उसको फिर वापस से बाहर निकालिए और फिर कपड़े से उसको अच्छे से पोंछ दीजिए। जो एब्जॉर्बेंट क्लॉथ था ना, उस क्लॉथ की मदद से उसको आप अच्छे से पोंछ दीजिए, सोक कर दीजिए, कोई पानी ना एकदम ऐसे चूरा हो। समझ में आ गया? तो यहां तक आपको करना है। अब आप लोग देखोगे कि यहां तक ही आपका कितना दिन हो गया? 3 दिन तो इसमें लग गया, 1 दिन इसमें लग गया, 1 दिन इसमें लग गया, 3 4 5 दिन तो ऐसे ही आपका खत्म हो गया। छठे दिन आप टेस्टिंग कर सकते हो। समझ में आ गया? तो देख लीजिए, छठे दिन आपको क्या करना है, स्पेसिमेन इज प्लेस्ड अंडर सीटीएम। सीटीएम मतलब कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में आपको ले जाना है और उस ब्रिक को रखना है। ऐसे ही डायरेक्ट जाके नहीं रख देना है। हमने आपको बताया था कि आपको प्लाई लेनी है, ठीक है, 3 mm थिक की प्लाई लेनी है, उसका भी यहाँ पे यूज है। कवर टॉप एंड बॉटम विथ प्लाई। प्लाई का थिकनेस 3 mm। तो पहले नीचे आपको प्लाई ले लेना है, फिर ईटा रखना है, फिर एक प्लाई लेना है। देखना है कि पूरा एकदम फ्लैट सरफेस रहे, वो जो प्लाई है वो कोई बल्ज ना कर रहा हो, एकदम फ्लैट सरफेस हो और ईटा के संग पूरा एकदम सीधा सीधा चपक जाए। समझ में आ गया? ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अब क्या करना है, उस हिसाब में आपको कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में उसको रखना है और ऊपर से आपको अब लोड अप्लाई करना है। जो रैम है कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन का, अब वो धीरे धीरे जाएगा नीचे। ठीक है, अब जो लोड अप्लाई होगा वो देख लीजिए कितना होगा। अप्लाई लोड ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे आपको लोड अप्लाई करना है, एक बार में नहीं करना है और अपनी मर्जी से जितना नहीं करना है। आईएस कोड क्या बोलता है, हर 1 मिनट में आप मैक्सिमम लोड जो अप्लाई कर सकते हो वो कितना करोगे, 14 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। आप कब तक दबाव डालोगे, जब तक उस पर कोई क्रैक आपको देखने को ना मिले, क्रैक आपको देखने को डेवलप ना हो उस पर। यानी कि देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, अप्लाई लोड ग्रेजुअली एट द रेट ऑफ 14 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर पर मिनट टिल फेलियर ऑकर्स। यहां तक आपको देखना है और जैसे ही आपको फेलियर दिखता है आपको वो लोड जो है वो आपको नोट कर लेनी है। और इसी तरीके से आपको 5 ब्रिक्स को करना है, पहला ब्रिक, दूसरा ब्रिक, तीसरा ब्रिक, और हर ब्रिक में आपको अलग अलग एक देखिएगा कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन पे, उस पे आपको रीडिंग मिलेगा, वो रीडिंग आपको रख लेना है, वो नोट कर लेना है। अब चार्ट में आपको दिखाता हूं कि चार्ट में आपको कैसे प्लेस करना है, कैसे आप रिजल्ट निकालोगे। तो चलिए अब लास्ट पार्ट में हम लोग आ गए हैं जहां पे हम लोग कैलकुलेशन को देखेंगे। तो ये एक बेसिक सा चार्ट है, इसी के हिसाब से आपको निकालना है। कैलकुलेशन में आपको समझाता हूं। सबसे पहला है सीरियल नंबर, मतलब कि जितना ब्रिक्स आप लिए तो उतना सीरियल नंबर आ गया, 1 2 3 4 5। उसके बाद साइज ऑफ ब्रिक्स आएगा आपका, उसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट। वैसे हाइट से मतलब तो नहीं है, लेकिन जब आप डेटा को वहां पे एनालाइज कर रहे हो तो आपको दिखाना होगा लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ब्रिक का लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, उसकी गहराई कितनी है, वो आप लिख दीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे मॉड्यूलर ब्रिक को ही लेके चलते हैं, 190 90 90 का। ठीक है, अब हो सकता है ना कि सब ब्रिक्स का एकदम यूनिफॉर्म माप तो नहीं होगा, 1-2 mm का आगे पीछे होगा, तो वही मैंने 1-2 mm आगे पीछे कर दिया है। लेंथ को 191, ब्रेथ को 90, इसको 91, इस तरीके से लिख दिया है। अब जो आपका कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में जो लोड आया था वो लोड आपको मिलेगा किलो न्यूटन में। वो लोड को आपको यहाँ पे लिख लेना है कि सैंपल नंबर 1 का कितना किलो न्यूटन आया था, 75.3। सैंपल नंबर 2 का आया था 76.6। इस हिसाब से सारे सैंपल का आप यहाँ पे लिख लीजिएगा।
ठीक है। अब देखिए जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकलता है ना, वो निकलता है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में। हमारा यहाँ जो लोड निकल के आया है, जिसपे वो फेल किया है, वो है आपका किलो न्यूटन में। तो ये जो आंसर है, ये आप कैसे निकालते हो, इसका एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है देख लीजिए। ये किलो न्यूटन में है, हम लोग को चाहिए न्यूटन में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो इस किलो न्यूटन को आपको सबसे पहले न्यूटन में बदलना है। वो कैसे बदलोगे आप, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखो मैं एक कैलकुलेशन यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये जो कैसे आया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस लोड को लिखना है। देखिए यूनिट में ही है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। न्यूटन मतलब लोड ऊपर रहेगा और मिलीमीटर स्क्वायर मतलब एरिया नीचे रहेगा। ठीक है, तो लोड बाई एरिया हमको डालना है। अब लोड की जगह आप देख लीजिए, यहाँ पे लोड आपको कितना मिल रहा है, 75.3, तो वो लिख दीजिए 75.3। लेकिन इससे नहीं चलेगा भैया, क्योंकि ये चीज आपका किलो न्यूटन में है, हमको चाहिए न्यूटन में। तो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से। अब ये जो आंसर देगा ना, ये अब आंसर देगा आपको न्यूटन का। अब बाई एरिया, एरिया किसका, ब्रिक्स का। ठीक है, ब्रिक का। अब ब्रिक का कौन सा एरिया, ऊपर वाला एरिया, जो सरफेस एरिया है, जिसपे वो जो रैम आके टच कर रहा था, जिसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा था, वो वाला एरिया चाहिए। ठीक है, साइड वाइड से आगे पीछे से कोई मत ले लीजिएगा, ऊपर वाला एरिया। तो ब्रिक का, अगर आप ब्रिक देखोगे यहाँ पे, ये ब्रिक है आपका, तो ये वाला जो साइज है, ये है आपका 190 और ये है आपका 90, ये भी है 90। लेकिन अलग अलग होता तो कैसे लेते, ये ऊपर वाला, ये वाला एरिया हमको चाहिए। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, ये 190 गुने ये वाला करके, यानी कि लेंथ लेना है आपको और ब्रेथ लेना है आपको। ठीक है, तो एरिया कैसे निकलेगा, देखिए ये मिलीमीटर स्क्वायर में है, तो ये तो मेरा ऑलरेडी ही मिलीमीटर में है, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करना है। तो 190 गुने 90 कर दीजिए, 190 गुने 90। इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया कैसे निकलेगा, ये लेंथ इंटू गुने ये कर देंगे तो वही 190 गुने 90। जब ये वाला आप निकालोगे, दूसरा वाला जब निकालोगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, 76.6 यहाँ पे आ जाएगा, इंटू 1000 कर दीजिएगा, और नीचे में एरिया में क्या आएगा, 191 इंटू 90। समझ में आ गया, जिसका जो है उस हिसाब से आपको करना होगा। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका ये वाला आ जाएगा 4.40 जो है ना, वो वाला 4.40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो गया। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग सारा सैंपल का निकाल लेंगे। अब क्या करना है, लास्ट में आपको एवरेज निकालना पड़ेगा कि कितना एक्चुअली में उस लॉट का निकल के आया है। तो एवरेज कैसे निकलेगा, ये सारे को जोड़ दो और कितना है 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दो, इसको 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 जोड़ो, जितना टोटल आता है इसको 5 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा उस लॉट का जो पूरा सैंपल था, उसका जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग निकाले हैं तो 4.40 आया है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, ये कौन से क्लास का है, ये 4.4 क्लास का है, जिसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है आपकी 4.40 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे छोटा से छोटा चीज, हर एक चीज समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है ना, तो वो आप लोग जरूर मुझे कमेंट में करके बताइए, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा। अब चलिए, आज का सवाल आप लोग के लिए क्या है वो देख लेते हैं। तो ये जो मैं आपको बताया कि न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर ये निकल के आया, बहुत बार इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसी न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर को आपको कन्वर्ट करना है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। किसमें, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आप ही बताइए कि 4.40 को अगर हम लोग केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो ये कितना बन जाएगा, आंसर क्या आएगा इसका। ठीक है, वो क्या फैक्टर है जिससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, वो तो आप जानते हो, मैं नहीं जानता हूं। मैं जानता हूं कब, जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तब। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसका जवाब। इसको कन्वर्ट कीजिए आप लोग केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्या फैक्टर है वो भी बताइएगा कमेंट में आप लोग। तो चलिए यहीं तक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप वीडियो में यहां तक बने हुए हैं तो जरूर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो लाने के लिए, और इसको शेयर कर दोगे तो दूसरों को भी मदद इससे हो जाएगी। और एक चीज, अगर आप चाहते हो कि मेरे बनाए हुए वीडियोस आप लोग मिस ना करो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहेगा। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।